कैसे भाई आप सब? बढ़िया। चलिए तो शुरू करें। हाँ भाई, अपन लोग बात करेंगे जो अपने सिलेबस का सबसे प्यारा पोर्शन है उसके बारे में। ठीक है, रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। सिलेबस सबने देख रखा है ना, तो डिस्कशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टॉपिक शुरू करें। नहीं है? हाँ, डिस्कशन करना है या फिर करें शुरू? हाँ, थोड़ा सा ही है, पढ़ना तो सभी है भाई। चलो देखो भाई, कर लेते कहते हो तो। अपन लोग बात करें केमिस्ट्री में अपने सिलेबस के अंदर, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, एकदम नॉर्मल सिलेबस है, ठीक है। बट आप लोगों के अंदर या सभी स्टूडेंट जितने भी उनके अंदर एक थोड़ी सी बात यह है कि सर इस बार जो एग्जाम है ना वो RSMSS भी कराएगा, तो पता नहीं पेपर में क्या दे देगा, है ना। पेपर में वो कुछ भी ऐसा नहीं देगा जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, और मैं भी ऐसा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ। हाँ सच है ना भाई, BSc करके बैठे हो, है ना। कुछ ऐसे भी होंगे जो MSc करके बैठे होंगे, मगर इस बात की गारंटी आपको यह पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज ऐसी थी जो नहीं पढ़ाई है ना, मगर वो याद आ जाएगी। मैं केवल आप लोगों को आपकी शक्तियां याद दिलाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा, है ना। फिर साथ में अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह भी कर लेंगे। देखो, सबसे पहली चीज केमिस्ट्री के अंदर हम लोग बात करते हैं तो पहला जो टॉपिक दिया हुआ है वो है अपने पास परमाणु एवं अणु। ठीक है जी, जिसे हम लोग प्यार से कहते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल। पहले मॉलिक्यूल के बारे में बता देता हूं, छोटी मोटी बातें हैं मॉलिक्यूल में, कम है हमें पढ़ना। देखो, एक तो हमें यही पढ़ना होगा कि ये होते क्या है, पहली बात तो इनकी परिभाषा ही पढ़नी होगी। दूसरी बात हमें ये पढ़ने होंगे कि इनके प्रकार क्या है, डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और टाइप्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर प्रकार जानने के बाद हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा मॉलिक्यूल किस तरीके से बिहेव करेगा। जैसे अगर हम सामान्य से बात करते हैं तो एक तो होते हैं हमारे पास समपरमाणविक मतलब होमो एटॉमिक, और दूसरे होते हैं विषम परमाणविक हेट्रो एटॉमिक। ठीक है भाई, ये चीज याद रखना, जितने भी यौगिक हैं सभी अणु हैं, जितने भी यौगिक हैं सभी अणु हैं। जैसे H2O अणु भी है यौगिक भी है, H2SO4 अणु भी है यौगिक भी है, CaOCl2 अणु भी है यौगिक भी है। तो जितने भी अणु हैं सब क्या है, यौगिक है। मगर सभी के सभी यौगिक सभी के सभी अणु जो है वो यौगिक नहीं होंगे अपने पास। जैसे देखो H2, Cl2, O2, N2, F2, Br2, O3, ये सिर्फ अणु है, यौगिक नहीं है, ठीक है ना। तो समपरमाणविक एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होंगे, विषम परमाणु विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से। इसमें हमें यही पढ़ना है और कुछ नहीं है। हाँ, एटम के अंदर हमको थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। देखो, एटम की परिभाषा क्या होती है ये पढ़नी है ना, जो कि आपको आती है। हाँ ना, हाँ ना करते रहना है ना। हाँ, दूसरे नंबर पर हम लोग बात करें एटम के बारे में, जो थ्योरीज दी हुई है, जो सिद्धांत दिए हुए हैं, जैसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जिसे परमाणुवाद कहते हैं, एटॉमिक थ्योरी बाय डाल्टन, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं इसके संबंध में जो परमाणु के अवपरमाणविक कण होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और भी है क्या, पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसोन, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं अवपरमाणविक कणों पर। फिर हम लोग पढ़ेंगे परमाणु प्रतिरूप, जिन्हें प्यार से क्या कहते हैं, मॉडल्स, ठीक है।
मॉडल में जनरली 4 मॉडल है। ठीक है, सबसे पहले प्लम पुडिंग मॉडल मतलब थॉमसन का मॉडल, उसके बाद दिया गया रदरफोर्ड के द्वारा मॉडल, ठीक है ना, तीसरे नंबर पर नील्स बोर का मॉडल और चौथे नंबर पर सोमरफील्ड का मॉडल। बट अगर आप कहेंगे तो सोमरफील्ड में पढ़ा दूंगा, क्योंकि सोमरफील्ड का मॉडल जो है वो उस हद तक सक्सेस नहीं था, या फिर सोमरफील्ड का मॉडल जो था वो बोर के मॉडल से ही प्रभावित था। ठीक है ना, तो वहीं पर हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो ये 4 मॉडल है जो अपने पास है, और परमाणु मॉडल जो है वो हमें परमाणु की संरचना को बताते हैं। परमाणु में कहां किसकी स्थिति होती है, वो सारी चीजें जो है वो परमाणु मॉडल्स के द्वारा ही बताए जाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन कहां है, इलेक्ट्रॉन कहां है, न्यूट्रॉन कहां है, वो वाली बात। इसके बाद 2 छोटे छोटे से टॉपिक और हैं जो हमें पढ़ने हैं। एक है एटॉमिक नंबर और दूसरा है एटॉमिक मास। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, इस पर प्रश्न देखा होगा आप लोगों ने। लिखा आता है U92 238 में प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। उस टाइप के क्वेश्चंस इससे सॉल्व होंगे। ये अपना एटम है, मगर जब हम लोग इन प्रतिरूपों को पढ़ रहे होंगे, उधर कहीं पर क्वांटम यांत्रिकी चल रही होगी, क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो चल रही होगी। और क्वांटम मैकेनिक्स जो है ना, ये वेव थ्योरी पर भी काम करती है और पार्टिकल थ्योरी पर भी काम करती है ना भाई। कण सिद्धांत पर भी काम करती है और तरंग सिद्धांत पर भी काम करती है। और जब ये कण और तरंग दोनों सिद्धांत पर काम करती है, तो हमें डी ब्रोगली की जो समीकरण है या डी ब्रोगली की जो परिकल्पना है वो भी पढ़नी पड़ेगी। डी ब्रोगली की परिकल्पना पढ़ेंगे तो हमें हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत ये भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये एटम के अंदर है। एटम अभी खत्म नहीं होता है, एटम के अंदर ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेंगे। यहीं पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा उसको समाप्त कर लेंगे। आपको आते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? तो सबको आते हैं ना? कितने तक आते हैं? 30 तक आते हैं, आगे भी हो जाएंगे, है ना। मैं आपको ज्यादा नहीं सिखाऊंगा, मात्र 118 तत्वों का सिखाऊंगा। ठीक है, हाँ, अरे बस 15 मिनट में सीख जाओगे आप 118 का, मात्र 15 मिनट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब होंगे हमारे पास, तो देखो हमारे पास इसमें कक्षक काम में आएंगे। क्या काम में आएंगे? कक्षक, ऑर्बिटल्स, S, P, D और F। ठीक है ना, ये चारों कक्षकों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें से 3 की हम लोग ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, किसकी? S की, P की, D की। F की ज्योमेट्री नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि F जो है उसकी ज्योमेट्री क्यों नहीं पढ़ते? वो क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जटिल संरचना है, जिसकी ज्योमेट्री अभी तक समझाई नहीं गई है। ठीक है ना, जो S है ये आप जानते हो गोलाकार होता है, P डंबलाकार होता है, D द्विडंबलाकार होता है, और ये जटिल है। फिर इसमें अगर हम लोग बात करें, मेनली अगर हम कहते हैं तो ये SPDF जो है ना वो ऑर्बिटल्स नहीं है, ये क्या है? मेनली सब सेल्स है, उपकोश है। ठीक है, तो S की अगर हम बात करें तो S तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्बिटल है, मगर P ऑर्बिटल नहीं होता। ऑर्बिटल क्या होता है? PX, PY और PZ, ये ऑर्बिटल्स होते हैं। एक अंतर यही समझ लेना ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं आए कि उपकोश और कक्षक के बीच में क्या अंतर है। पूरा का पूरा भाग जो है, ठीक है ना, पूरा का पूरा घर जो है वो तो क्या है? उपकोश, P उपकोश। मगर जो घर का एक एक कमरा है ना वो क्या है? कक्षक, है ना। क से कक्षक, क से कमरा, एक एक भाग। ठीक है, एक चीज ये हो गई। ऐसे ही D के पास कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक, और F के पास 7 कक्षक। D के कक्षकों के नाम कितने लोगों को पता है? कितने को पता है? एक बार हाथ ऊपर कर दो थोड़ा सा, बस। कितनों को नहीं पता? चलो कोई बात नहीं। F के कक्षकों का नाम कितनों को पता है? F के कक्षकों का नाम तो ये आप नया पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो F के 7 कक्षक हैं, तो उनके नाम भी हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि इनकी ज्यामिति अभी तक डिसाइड नहीं की गई है। ठीक है ना, चलो एक सिंपल सी बात हो गई अपने पास ये।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहां पर एटम समाप्त हो जाएगा। फिर हमारे सिलेबस के अंदर एसिड और बेस दिए हुए हैं। हां, एसिड, बेस और साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। एसिड, बेस और साल्ट, देखो पहले तो पढ़ेंगे इनकी जनरल प्रॉपर्टीज, सामान्य गुणधर्म। जैसे जैसे आप लोगों से कोई पूछे कि अम्ल क्या होते हैं, तो अपने दिमाग में एक ही बात बार बार गूंजती है कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। मगर ये कोई जरूरी थोड़ी है कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे हो वो अम्ल कहलाए। H2SO4 किसने टेस्ट किया है ना भाई? किसी ने बताया कि H2SO4 खट्टा होता है? नहीं। ये जनरल प्रॉपर्टी है क्या कि जिन पदार्थों में स्वाद खट्टा होगा या फिर अम्लों का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। ये प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन अलग है, और डेफिनेशन के लिए क्या किया गया, थ्योरी दी गई है। परिभाषाओं के लिए थ्योरीज दी गई है, 3 थ्योरीज है। सबसे पहले अम्ल और क्षार को परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक की अगर हम बात करते हैं, उनका नाम था आरेनियस। दूसरे नंबर पर ब्रांस्टेड लोरी, और तीसरे नंबर पर लुईस। इन 4 लोगों ने मिलकर 3 अवधारणाएं दी हैं, ठीक है ना? आरेनियस, ब्रांस्टेड, लोरी और लुईस, ये 4 लोग हैं, ठीक है ना? इन 4 लोगों ने मिलकर 3 अवधारणाएं दी हैं। तीनों अवधारणाएं अपने अपने हिसाब से एसिड और बेस की परिभाषा बताती है, मगर जहां आरेनियस की परिभाषा सफल नहीं होती वहां ब्रांस्टेड लोरी की परिभाषा काम में आती है। जहां ब्रांस्टेड लोरी की परिभाषा काम नहीं करती वहां लुईस की परिभाषा काम में आती है। मतलब जैसे जैसे आप लोगों को पता है कि HCl अम्ल है, पता है ना? और आप लोगों ने एक सामान्य दिमाग भी लगाया, या आरेनियस का सिद्धांत कहता है कि जो पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो अम्ल है। मगर CO2 अम्लीय या क्षारीय, ये कैसे पता चलेगा, है ना भाई? तो इसके ऊपर आरेनियस का सिद्धांत लगेगा क्या? नहीं लगेगा। आरेनियस का सिद्धांत केवल वहां लगेगा जहां H या OH प्रेजेंट होंगे अम्ल और क्षार में। फिर अगले सिद्धांत पर चले जाएंगे, ब्रांस्टेड लोरी। जल के अंदर इसको भिगो लो एक बार, जल के साथ क्रिया करा के देखो इसकी। जैसे ही जल के साथ क्रिया करता है तो H2CO3 बनाता है। ये H2CO3 को हम लोग प्यार से कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। जो अम्ल बनाएगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा, ठीक है ना? जो अम्ल बनाएगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा, ठीक है? इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये सारी परिभाषाएं पढ़ेंगे। परिभाषा पढ़ने के बाद जो एसिड की और बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, रासायनिक गुणधर्म, इन पर हम लोग बात करेंगे। रासायनिक गुणधर्मों में हम लोग अगर बात करें तो जैसे धातु से क्रिया, है ना? धातु से क्रिया कराएंगे, आपस में क्रिया कराएंगे, अम्ल की, क्षार की, है ना? कार्बोनेटों से क्रिया कराएंगे, धात्विक कार्बोनेटों से क्रिया कराएंगे। तो क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है वो। और इसमें आप लोगों ने क्वेश्चन भी देखा होगा, निम्न में से उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना? एसिड और बेस की रिएक्शन जो होती है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद अगले टॉपिक पर मूव कर जाएंगे, जहां हम लोग पढ़ेंगे पीएच, ठीक है ना? जहां एक तो पीएच ही पढ़ेंगे और दूसरा पीएच स्केल पढ़ेंगे। ये 2 टॉपिक हैं जो अपन लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद पीएच की प्रभाविता, इफेक्ट क्या होते हैं अगर पीएच चेंज हो जाए तो, है ना? जैसे कभी कभी हमारे शरीर में पेट का पीएच चेंज हो जाता है तो एसिडिटी हो जाती है ना? मुख के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, उन लोगों से मुलाकात हुई होगी आपकी जो बहुत ज्यादा गुटखा या जर्दा खाते हैं, पूरे दिन जिनका मुंह चलता रहता है, 4-5 साल में उनके दांत जो है सोने के हो जाते हैं, है ना? उसके पीछे का कारण यही है क्या? मुख का पीएच मान जो है वो होता है 6.5, लार का, मुख का, ये पीएच वैल्यू होती है 6.5। मगर जब पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा तो दांत जो है वो खराब होने प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है ना? वो स्थिति होती है। ऐसे ही एसिडिक रेन, वो भी इसकी प्रभाविता में आएगी। क्यों होती है, क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है ना?
दूध जो होता है अगर उसको गर्म करके रखते हैं तो वो कुछ घंटों तक सेफ रहता है, मगर यूं ही रख देते हैं बिना गर्म किए तो कुछ घंटों में खराब हो जाता है। उसके भी रीजन को जानेंगे हम लोग, तो वो सारे पीएच चेंज के अंदर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग इसके अंदर एक टॉपिक और है कि जहां पर पीएच इफेक्ट नहीं होता उस सॉल्यूशन की बात करेंगे, बफर सॉल्यूशन। बफर विलियन जो है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि बफर विलियन क्या होता है, बफर विलियन के कितने प्रकार हैं, ठीक है, प्रबल बफर या अम्लीय बफर क्या होता है, और क्षारीय बफर या दुर्बल बफर क्या होता है, उन सब पर हम लोग बात करेंगे। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक है, ठीक है ना। हाँ चलो आगे की बात करते हैं। इसके बाद बफर विलियन पढ़ने के बाद फिर हम साल्ट्स पर बात करेंगे, लवण, ठीक है। लवण में वही पढ़ेंगे जो दैनिक जीवन में काम आते हैं, जैसे नमक, वॉशिंग सोडा, ठीक है ना, या बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, संगमरमर, ठीक है ना, और क्या बच गया, बस यही है ना मेनली। कोई दो चार आप कहोगे जैसे फिटकरी है तो वो पढ़ा दूंगा मैं आप लोगों को, है ना, जो आप और कहोगे वो और पढ़ा दूंगा दो चार, ठीक है। तो ये अपने पास एसिड बेस जो है वो समाप्त हो जाएगा। इतने के बाद अपने सिलेबस में एक टॉपिक दिया है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो ये पढ़ेंगे कि कार्बन को ही क्यों पढ़ाया जाता है इस तरीके से। आपने अब तक बीएससी के अंदर कभी देखा है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड? नहीं ना, कि कार्बन को ही क्यों पढ़ाया जाता है, पहले तो ये पढ़ेंगे। फिर कार्बन की पोजीशंस पढ़ेंगे, पेरियोडिक टेबल के अंदर क्या है, ठीक है ना, उन सब चीजों पर बात करेंगे। फिर हम लोग कार्बन की जो पोजीशन है वो पढ़ने के बाद जो कार्बन है उसके बारे में बात करेंगे कि कार्बन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। तो कार्बन के अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वजह से कार्बन इतना उछलता है या फिर कार्बन के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं या कार्बन इतना महत्व रखता है। एक कैटेनेशन, श्रृंखलन का गुण, ठीक है, दूसरा टेट्रावेलेंसी, चतुसंयोजकता, ठीक है। इन दो प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। फिर हाइड्रोकार्बन की तरफ चले जाएंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक यौगिकों की पहचान पढ़ेंगे, हकल का नियम, ठीक है ना, हकल का नियम एरोमेटिक यौगिकों की पहचान बताता है। हकल का नियम ये बताता है कि एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं या किस तरीके से एरोमेटिक यौगिकों की पहचान होती है। जैसे आपको पता चल रहा है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है भाई, पता चल रहा है आप लोगों को कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है? बेंजीन है ना ये, तो बेंजीन तो वैसे ही एरोमेटिक है। मगर हकल ने क्या बताया था, हकल ने ये कहा था कि पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 4n+2। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने इसके अंदर? कितने? 6। अरे बंद 3 है, इलेक्ट्रॉन 6 है भाई। पाई बंद कितने हैं? 3। मगर मैं क्या पूछ रहा हूं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक बंद बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? है ना। तो टोटल देखो, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 बंद और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ये उसमें है, यहां पर सेट बैठता है या नहीं? 4। n होता है वलय, वलय कितनी है? 1 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 1 चौक 4 प्लस 2, तो 4 और 2, हां पूरे हैं। कितने हैं? ठीक है ना। टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए अपने पास। तो अपने नियम के हिसाब से भी 6 आ रहे हैं और वैसे दिखने पर भी 6 है, तो ये एरोमेटिक यौगिक है। तो वो हकल के नियम से हम लोग बात करेंगे। फिर सामान्यतः इनके आईयूपीएसी नामकरण जो है उन पर बात करेंगे, जर्नल नेम जो है उनके साथ ही आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पर बात करेंगे। फिर इसको समाप्त करने के लिए इसके अंदर साबुन, अपमार्जक, एलपीजी, सीएनजी, पॉलीमर और फ्रेयॉन। फ्रेयॉन मतलब सीएफसीज। ये पढ़कर
इसको समाप्त कर देंगे। ये कार्बन है अपने पास, ठीक है। एक और टाइटल, एक और छोटी सी चीज बची है अपने सिलेबस के अंदर, जो अपने पास है विलियन। विलियन के अंदर ही हम लोग मिश्रण भी पढ़ लेंगे भाई, मिक्सचर भी इसी में पढ़ लिए जाएंगे। और विलियन के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये सुन लो, ठीक है। देखो विलियन के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई। विलियन के अंदर हम लोग सांद्रताएं पढ़ने वाले हैं, कंसंट्रेशंस। हालांकि जब आप लोग देखोगे अपने सिलेबस को बहुत बारीकी से, तो आपको एक जगह लिखा मिलेगा मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना। तो ये विलियन की सांद्रताओं के अंदर ही मोल संकल्पना होती है ना, है ना। तो सांद्रताओं में हम लोग मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल अंश जिसे मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न कहा जाता है, मोल प्रभाज, ठीक है, पीपीएम, पीपीबी, ठीक है ना, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, आयतन आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता, ये सारी की सारी पढ़ लेंगे, ठीक है, जो मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट होता है। और विलियन के प्रकार वगैरह तो वैसे ही पढ़ने होते हैं, ठीक है ना वो। और मिश्रण जो होता है इसी को स्टार्ट करेंगे तब विलियन पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि मिश्रण से ही विलियन प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये अपना सिलेबस है। बताओ कुछ बचाओ तो। हाँ अच्छा, हाँ केमिकल रिएक्शंस बच गई है बस, ठीक है। हाँ वो वैसे ही लिखा है। तो केमिकल रिएक्शंस हम लोग बात करेंगे। और इसमें एक टॉपिक है जो इसके अंदर लिखा हुआ है या नहीं ये मेरे ध्यान नहीं है, मगर फिर भी हम पढ़ेंगे, उत्प्रेरक। अगर लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा तो केमिकल रिएक्शन के साथ ना ये फ्री होता है, ठीक है ना, कैटलिस्ट फ्री होता है केमिकल रिएक्शन के साथ, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन में हम लोग पहले तो ये जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, जितने आप जानते हो उतने प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी? अपचयन और उपचयन। वेरी गुड। देखो होती तो बहुत है। ये एक डोमेस्टिक रिएक्शन है, घरेलू अभिक्रिया है ये, मगर इसको घरेलू देखने के लिए ना थोड़ा सा अलग तरीके से समझना पड़ेगा, है ना। देखो ये डबल डिस्प्लेसमेंट की तरफ जा रही है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट में एक नियम लगता है, बस वो नियम याद कर लेना, अपने आप हो जाएगा। वो होता है ITUS, इसकी टोपी उसके सर, है ना, इसकी टोपी इसके सर, बस इतना सा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में इतना सा होता है। अब देखो क्या होगा, ये आ जाएगा इधर तो क्या बनेगा, NaF, सोडियम फ्लोराइड, और दूसरी तरफ से आवाज आएगी Ag, और इधर से आवाज आई, हो गया घरेलू, ठीक है। अब OG नहीं, आई। AgOG इतना भी घरेलू नहीं करना। अब देखो सिंपल सी बात समझो, जो लोग ये कह रहे हैं कि सर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है और ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होती है, वो मुझे ये बताएं कि इसमें किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। बस इतना सा क्वेश्चन है अपना। जैसे देखो एक सिंपल एक रिएक्शन और लिखता हूं, एक और लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। जैसे CH4 प्लस O2, इससे बनेगा CO2 प्लस H2O, ठीक है। अब यहां देखो, आप इजी वे में पता कर लोगे, एक रिएक्शन यहां से यहां हुई है, एक यहां से यहां हुई है। यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन कितने हैं? एक भी नहीं है। हाइड्रोजन अलग हो गया, क्या हो गया? हाइड्रोजन अलग हो गया। हाइड्रोजन का अलग होना मतलब ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का अलग होना मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। साथ में देखो ऑक्सीजन कितने हैं यहां पर? नहीं है ना, ऑक्सीजन नहीं है। यहां जुड़ गए ना, इसका मतलब ऑक्सीजन जुड़ा भी है, तो सिंपल सी बात है, कंफर्म हो गया कि ये कौन सी है? ऑक्सीडेशन है, ठीक है।
ऑक्सीजन यहां देखो कितने हैं, 2, यहां 1 हो गया, ऑक्सीजन में कमी, हाइड्रोजन जुड़ गया, क्या हो गया, अपचयन हो गया। इसका मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो रहे तो रेडॉक्स हो गया। सिंपल है, पता भी चल गया कि कहां ऑक्सीकरण हो रहा है, कहां अपचयन हो रहा है। ऊपर वाली अभिक्रिया में बताओ कि कहां ऑक्सीकरण हुआ है, कहां अपचयन हुआ है, पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है ना? चलो ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि सर ना तो हमें ऑक्सीजन दिख रहा है ना ही, है ना? चलो तो यहां बता दो। BaCl2 प्लस Na2SO4, इससे बनेगा BaSO4 प्लस 2NaCl। अब बताओ, मैं एरो लगा देता हूं, एक यहां से यहां, एक यहां से यहां। ऊपर वाली ऑक्सीकरण अपचयन सिंपल पता चल रहा है, पता चल रहा है ना? कहां ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कहां ऑक्सीजन अलग हो रहा है, पता चल रहा है ना? तो ऊपर हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन, और नीचे हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा। अब सुनो मेरी बात, मैं बताता हूं। कभी भी इस हिसाब से मत देखना अभिक्रिया में कि कहां ऑक्सीजन जुड़ रहा है और कहां हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ठीक है? आपको केवल दिमाग में एक चीज रख लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है? एक चीज रख लेना, ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो, जहां पर अगर एग्जामिनर ने ऐसा दे दिया, कैसा, ऐसा, तो आपको पता ही नहीं चल रहा कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां रिडक्शन हो रहा है, नहीं पता चल रहा ना? तो अगर एग्जामिनर ऐसा दे देगा तो ढूंढते रहोगे ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, तो परेशान हो जाओगे। तो दिमाग में बस एक चीज रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अंक। आते हैं निकालने तो ठीक है, नहीं आते तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपन सीखेंगे, ठीक है? अब दूसरी बात अपने पास क्या है, यहां पर ये रिएक्शन कैसी है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये पता है ना हमको। ये रिएक्शन भी कैसी है, डबल डिस्प्लेसमेंट। एक बात और याद रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नेवर हैव ऑक्सीडेशन, नेवर हैव रिडक्शन, इट डू नॉट रिप्रेजेंट रेडॉक्स रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया में कभी भी ना ऑक्सीकरण होगा ना अपचयन होगा, अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगी। पूछो क्यों, पूछो, हां बताते हैं। देखो, यहां कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4, हाइड्रोजन की कितनी है, -1। सिंपल, यहां से और यहां पहुंच जाओ, कार्बन तो +4 में है, ऑक्सीजन यहां कितने में है, 0 में। अणु 0 में होता है, तत्व 0 में होता है, मगर ऑक्सीजन की कितनी हो गई यहां, -2। यहां जाओ, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, +1, और ये कितना हो जाएगा, -2, ठीक है? अब देखो, 0 से -2 में गया, ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन हुआ, ठीक है ना? ये -1 से +1 में गया, ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन हुआ। जब ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन होता है तभी हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन है वो पॉसिबल है। Ag +1 में है, F -1 में है, ये प्लस है माइनस में है, यहां भी +1 -1 +1 -1। ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज हुआ किसी की में, नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं होना, इसका सिंपल मतलब क्या है, ना तो ऑक्सीडेशन होना ना रिडक्शन होना। क्योंकि देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए आप लोगों ने जब आप छोटे थे ना तब एक चीज पढ़ी होगी, इलेक्ट्रॉन का त्याग होना और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना, ये पढ़ा है ना। इलेक्ट्रॉन का त्याग ही ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण ही ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। हाल फिलहाल बस इतनी बात ध्यान रखना कि जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहचान लो, कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना? बाकी अपन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डीप में घुसते चले जाएंगे। एक रिएक्शन मुझे कंप्लीट करके बता दो, फिर अपन लोग अगले मतलब टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ये भी नहीं है, इसमें भी सेम वही चीज है। बेरियम यहां पर +2 में है, ये -1 में है, ये +1 में, ये -2 में है, ये +2 -2, ये +1 और ये -1,
ठीक है ना, तो यहां भी चेंज नहीं है। बस एक रिएक्शन मुझे कंप्लीट करके बता दो, फिर अपन आगे स्टार्ट कर देंगे। NaCl प्लस H2O, इस रिएक्शन को पूरा कर दो, फिर बता दो। NaOH प्लस HCl, सबका यही बन रहा है? क्या बन रहा है? बहुत बढ़िया। ये हंस रहे आप पर, इनको पता नहीं है, नादान है। अरे कोई रिएक्शन नहीं होगी, नमक को पानी में घोलते हो क्या मिलता है आपको? वो सही कह रहे हैं, हाँ, यहां कोई रिएक्शन नहीं होगी। घुल जाएगा नमक पानी के अंदर, यहां कोई रिएक्शन नहीं होगी। यह भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना? देखो कैसे हंसने लगे। नहीं होगी कोई रिएक्शन। मुझे एक बात बताओ, जब दो पदार्थों को मिलाते हैं तो क्या जरूरी है कि हमेशा रिएक्शन हो? जरूरी है क्या? हां नहीं, नहीं है जरूरी। अगर रिएक्शन होगी तो मिश्रण बनेगा ही नहीं कभी। अगर रिएक्शन होगी तो विलयन बनेगा ही नहीं कभी, क्योंकि रिएक्शन का मतलब है नए पदार्थ का निर्माण। रिएक्शन का मतलब होता है नए पदार्थ का निर्माण होना, ठीक है ना? तो विलयन में नया पदार्थ थोड़ी बनता है भाई। चीनी घोलोगे तो मीठा पानी ही तो मिलेगा, विलयन मिला है, मिश्रण मिला है। नमक घोलोगे तो लवणीय जल मिलेगा, ठीक है ना? रिएक्शन नहीं होगी। जो मिक्सचर नमकीन होती है उसमें क्या रिएक्शन है? कुछ वेफर्स है, कुछ नमकीन है, कुछ मूंगफली है, बस खा लो, ठीक है? हाँ, कोई रिएक्शन थोड़ी है। दाल में चावल मिलाओ, कोई रिएक्शन थोड़ी हो रही है। रिएक्शन हो रही होती तो पनीर बाहर निकलना था। रिएक्शन का मतलब समझना क्या है? अभिक्रिया का मतलब होता है नए पदार्थ का बनना, इतना दिमाग में रखना। कॉन्सेप्ट बनाकर पढ़ोगे ना तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि दुनिया में एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जो रटा नहीं जाता, विज्ञान, है ना? नहीं नहीं, विज्ञान, सब विज्ञान है भाई। मनोविज्ञान, ठीक है ना? गणित विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ठीक है ना? सामाजिक विज्ञान, तो हाँ, राजनीति भी विज्ञान, इसीलिए तो कहा विज्ञान। चलो फिर टॉपिक शुरू करें अब। चलो तो शुरू करते हैं अपन लोग। सबसे पहला टॉपिक, एटम एंड मॉलिक्यूल। परमाणु एवं अणु, जिसे हम लोग प्यार से कहते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल। हाँ, क्या कह रहे हो? गुस्सा क्यों करते हैं? सुना नहीं वो क्रोधा नाम मनुष्य नाम महान रिपु, है ना? क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है ना? गुस्सा अक्कल को खा जाता, गुस्सा तो करना ही नहीं होता है। चलो, और अभी देखो गुस्सा करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अभी अपन उस स्टेज तक पहुंचे नहीं जो अपना गुस्सा कोई सुने। है ना? चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एटम की। शुरुआत ही क्वेश्चन से करते हैं, और प्रश्न हमारे पास क्या दिया हुआ है? प्रश्न दिया हुआ है कि परमाणु शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? क्या प्रश्न है? प्रश्न है कि परमाणु शब्द हाँ, ऑप्शन देंगे भाई। सर्वप्रथम किसने दिया? अच्छा, सेम लिख दिया क्या?
चलो तो बदल देते हैं। देखो क्वेश्चन नोट मत करना, भी देख लो थोड़ी देर, ठीक है, और नोट भी कर रहे हो ना तो दोनों क्वेश्चन लिख भी रहे हो, ठीक है, तो एक या दो लाइन छोड़कर ही ऑप्शन लिखना। देखो ऑप्शन है अपने पास, पहला कहा महर्षि कणाद, दूसरा हमने कहा पाकुधाम कात्यायाम, ठीक है, नेक्स्ट है डेमोक्रिट्स, और चौथे नंबर पर है डॉल्टन। ठीक है, क्या ऑप्शन दिए अपन ने? 4 ऑप्शन है अपने पास। पहला है महर्षि कणाद, दूसरा ऑप्शन है अपने पास पाकुधाम कात्यायाम, तीसरा है डेमोक्रिट्स, और चौथा है डाल्टन। अब आप लोग ये सोच रहे हो सर डबल डबल क्यों लिख रहे हैं? मानता हूं कि मैं शकल से भोला दिखता हूं मगर हूं नहीं, है ना? हां, अब ध्यान से सुनो, इन क्वेश्चंस के अंदर सस्पेंस है, ठीक है? हां, ये भी कह रहे हैं कि सर दोनों क्वेश्चन सेम है। मतलब इतना थोड़ी मैं सोया हुआ हूं कि मुझे नहीं पता होगा दोनों क्वेश्चन सेम है। अब देखो क्वेश्चन क्या है। ऊपर वाला क्वेश्चन जो है ना वो है हु गिव्स परमाणु वर्ड फर्स्ट, और ये क्वेश्चन है हु गिव्स एटम वर्ड फर्स्ट। अब अगर आप एक लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ लोगे ना तो हो जाएगा काम खराब। क्यों? क्योंकि देखो भाई, आपके एग्जाम में स्पष्ट लिखा आता है कि भाषा संबंधी त्रुटि होने पर अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को सही माना जाएगा। सिंपल। ये पूछना क्या चाह रहा है कि परमाणु शब्द किसने दिया? आपने दिमाग में सोचा कि एटम शब्द किसने दिया, आप भाग गए किसके पास? मगर सही उत्तर क्या है? ठीक है, और यहां तो इसने पूछा ही है एटम के बारे में। समझ गए क्या चीज है? ठीक है, छापो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, यही तो डिफरेंस है दोनों में। इसने पूछा कि परमाणु शब्द किसने दिया, इसने पूछा है कि एटम शब्द किसने दिया। हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो दोनों ही परमाणु पढ़े जाएंगे। ये बेसिक है इसके अंदर। दोनों क्वेश्चन आरपीएससी ने भी पूछे हुए हैं, आरएसएमएसएसबी ने भी पूछे हुए हैं। और आप पाकुधाम कात्यायाम पर हंस रहे थे ना भाई कि ये कौन सा धाम है। पाकुधाम कात्यायाम ने एटम के ऊपर पूरी बुक लिखी है। महर्षि कणाद के बाद जिस व्यक्ति ने एटम के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा की है ना, वो पाकुधाम कात्यायाम ही है। ये चारों लोग जो है ना एटम से रिलेटेड ही लिखे हैं मैंने। कोरोना में भूल गए।
हो गया नोट? आप में से अंग्रेजी माध्यम वाले कितने हैं? ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा आधा आधा है। हाँ बाकी तो फिर वही होते हैं ना, हिंदी मीडियम, हाँ मारवाड़ी मीडियम, या जो भी जिस भी प्रांत में जो भाषा चलती है वो वाले मीडियम। चले भाई, चलो एक क्वेश्चन और लिखो, लिखिएगा। परमाणु के संदर्भ में सार्वभौमिक सत्य परमाणु के संदर्भ में सार्वभौमिक सत्य, ऑप्शन नोट कर लो भाई। पहला लिखो, परमाणु अविभाज्य कण है, अनडिविजिबल पार्टिकल। दूसरा, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। चौथा लिखो ऑल ऑफ दीज। और तीसरा है अपने पास, परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकता है, एटम कैन एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, हाँ अभी रहने दो, इस पर अभी डिस्कशन नहीं करना, क्वेश्चन को लिखकर साइड में रख दो। ठीक है, आंसर आराम से बात करेंगे इस पर, पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। देखो कुछ चीजें हैं जो लिखवा नहीं रहा हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता है। महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया था और यह कहा था कि परमाणु जो होता है वो किसी भी पदार्थ का परम अणु है। परम अणु का मतलब ऐसा कण जिसका और विभाजन मतलब डिवीजन संभव नहीं होगा। ठीक है ना। वो क्या कर रहे थे, एक दिन एक लकड़ी को तोड़ रहे थे। ठीक है, और जब वो लकड़ी को तोड़ रहे थे ना, तो तोड़ते 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 लास्ट में एक ऐसी कंडीशन पर पहुंच गए कि आगे टूट ही नहीं रही थी। होगा ना भाई, लास्ट पार्टिकल तो ऐसा मिल ही जाएगा। फिर कहा ये तो बड़ी लकड़ी है, दुनिया में तो इससे छोटे छोटे बहुत कण पाए जाते हैं, तो किसी भी पदार्थ का वो अंतिम कण जिसका और विभाजन नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। ऐसा किसने कहा, डाल्टन ने, सॉरी महर्षि कणाद ने। ठीक है ना, ये महर्षि कणाद ने कहा था। और इसके बाद एक नई थ्योरी आई ईसा मसीह से 800 वर्ष पूर्व, मतलब 2200 है ना, अभी 2022 चल रहा है, तो 2022 प्लस 800 साल पहले, ठीक है ना, एक थ्योरी थी जो महर्षि कणाद की थी। मगर 1803 में एक एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ जो 1808 में संपन्न हुआ डाल्टन ने। और डाल्टन ने एक सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। यह हेडिंग है अपनी, डालो हेडिंग, एटॉमिक थ्योरी बाय डाल्टन। एटॉमिक थ्योरी
बाय डाल्टन। देखो, पहली बात ये कहा कि कोई भी पदार्थ होगा, प्रत्येक पदार्थ, कोई भी मैटर है, ठीक है, वो छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बना है। ठीक है, फिर किसी ने इससे पूछ लिया कि भैया इन अविभाज्य कणों का नाम क्या है, तो इसने क्या नाम बताया? एटम। परमाणु नहीं बोला था इसने, है ना, क्योंकि इसको आती नहीं थी हिंदी, तो सिंपल सी बात है, इसने क्या बताया? एटम, जिसको हम लोग अब परमाणु कहते हैं। दूसरी बात अगर हम इसमें करते हैं तो इसने ये कहा कि एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होंगे, एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम है, परमाणु है, सभी की प्रॉपर्टी सेम होगी। सभी के गुणधर्म कैसे होंगे? सेम होंगे, मगर डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो होंगी, मतलब डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होंगे उनके गुणधर्म कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है, अलग तत्वों के परमाणुओं के जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी होंगी? अलग अलग होंगी, डिफर होंगी। ठीक है, फिर आगे एक बात और कही कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं, वो या तो अणु बनाते हैं या यौगिक बनाते हैं। केमिकल कंबाइन होते हैं, रासायनिक रूप से क्रिया करते हैं, तो या तो मॉलिक्यूल बनाएंगे या कंपाउंड बनाएंगे, है ना, जैसा कि होता ही है। हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन से क्रिया की तो H2 बनाया, ठीक है, H2 अणु है। ठीक है, हाइड्रोजन ने क्लोरीन से क्रिया की, HCl बनाया, जो अणु भी है यौगिक भी है, तो इसने कहा कि अणु या यौगिक बनाते हैं। ठीक, और लास्ट इसने एक बात कही थी, क्या? एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात, यहां से बनता है प्रश्न, निम्न में से वह कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें परमाणु को उत्पन्न भी कर सकते हैं और नष्ट भी कर सकते हैं? वो होती है न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रिया। जैसे नाभिकीय भट्टियों में अभिक्रिया होती है, परमाणु बम में होने वाली अभिक्रिया, सूर्य पर होने वाली संलयन की अभिक्रिया, है ना। नाभिकीय भट्टियों में यूरेनियम जब जाता है तो बेरियम, क्रिप्टॉन, इनमें टूट जाता है तो छोटे परमाणु बनाता है। सूर्य के ऊपर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं, बड़ा परमाणु बनाते हैं। तो नाभिकीय अभिक्रिया, न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है, वो डाल्टन के नियम का पालन नहीं करती। एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, परमाणु ना तो उत्पन्न होगा ना ही नष्ट होगा। इसे कहा जाता है परमाणु का अविनाशिता का नियम, अनडिस्ट्रक्टिव लॉ ऑफ एटम। और डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में फेंक कर मारा जाता है कि परमाणु के अविनाशिता के नियम का पालन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं करती? तो न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती है वो परमाणु के जो अविनाशिता का नियम है उसका पालन नहीं करेंगी। ठीक है, तो लिखिएगा इसके अंदर पहला पॉइंट, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बना है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बना है। भाई जो मेन टर्म्स है ना, इनको मैं इंग्लिश में लिख दूंगा यहां पर। और कुछ रह जाए तो पूछ लेना, शर्माना मत, है ना। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। ये कण परमाणु कहलाते हैं। ये कण परमाणु कहलाते हैं। चला दो, आप चला दो, कोई बात नहीं। अच्छा ये बात है क्या? बीमार है तो धीमा कर दो। मैं आपकी परेशानी समझ गया।
चलो आगे लिखिएगा अगला। एक ही तत्व के, दूसरा पॉइंट, एक ही तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं। और दूसरा लिखो, भिन्न भिन्न तत्वों के, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। अगला लिखो, जब दो या दो से अधिक परमाणु, नेक्स्ट लिखेगा, जब दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर क्रिया करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, तो ये अणु या यौगिक बनाते हैं, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। अणु या यौगिक बनाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में ना कई जगह पंखे नहीं है, कई जगह ऐसी भी हालत है कि ऊपर वो टीन वाली चादर होती है ना, लोहे वाली चादर, वो भी है। ठीक है, तो ऐसी सभी परिस्थिति के लिए तैयार हो ना। कहते कहीं भेज दो सर आप, है ना। नहीं, ऐसी परिस्थितियों के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। अच्छा, तैयार हो। ठीक है, लिखो अगला। कौन सा? अणु या यौगिक बनाते हैं, लिख लिया। चलो फिर लास्ट पॉइंट लिखो इसका। परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे परमाणु की अविनाशिता का नियम कहते हैं। इसे परमाणु की अविनाशिता का नियम कहते हैं। परमाणु की अविनाशिता का नियम कहते हैं। नोट डालो और नोट में लिखो, नाभिकीय अभिक्रियाएं, नाभिकीय अभिक्रियाएं, प्यार से कहते हैं इनको न्यूक्लियर रिएक्शंस, परमाणु की अविनाशिता के नियम का पालन नहीं करती। नाभिकीय अभिक्रियाएं परमाणु की अविनाशिता के नियम का पालन नहीं करती।
देखो परमाणु और तत्व दो चीजें होती हैं, दोनों के बीच में बड़ा अंतर है। जैसे तत्व जो है वो ग्रुप ऑफ एटम्स है, परमाणुओं का समूह है जिसमें कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, फिजिकल बॉन्ड है। जैसे आपने सुना वांडरवाल बंध, लंदन बल, ठीक है ना, परिक्षेपण बल, ठीक है, धात्विक बल, ये सारे बल तत्वों के अंदर होते हैं जो परमाणुओं को आपस में रखते हैं। और परमाणु क्या है? ग्रुप ऑफ एटम है। परमाणु सॉरी एलिमेंट क्या है? तत्व क्या है? ग्रुप ऑफ एटम है, परमाणुओं का समूह है। एक तत्व के अंदर बहुत सारे परमाणु होते हैं, ठीक है ना। जैसे हमसे कहा जाए हाइड्रोजन परमाणु, इसका मतलब केवल एक हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है ना। और जब हमसे कहा जाए हाइड्रोजन तत्व, तो इसका मतलब बहुत सारे हाइड्रोजन परमाणु इसके अंदर उपस्थित होंगे। एक सिंपल सी बात है, तत्व पदार्थ का सबसे शुद्ध भाग होता है या सबसे शुद्ध रूप होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होती है तत्व, ठीक है। चलो अब पता है एग्जाम में कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके उत्तर दो होते हैं मगर ऑप्शन में वो दोनों नहीं दिए होते। जैसे कई बार तो होता है ना कि ए सही है, बी सही है और तीसरा ऑप्शन होता है ए व बी दोनों। मगर कई बार ऐसा होता है कि दो उत्तर सही है मगर एग्जाम के अंदर मतलब जो ऑप्शन है उसके अंदर दिया नहीं हुआ। एक बार जो क्वेश्चन लिखा है और उसका आंसर नहीं लिखा हमने, वो क्वेश्चन पढ़ो। ऐसा ही तो नहीं लग रहा आपको कहीं? वो यही प्रश्न था परमाणु के संदर्भ में सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ अबाउट एटम। पहला का इट इज अनडिविजिबल पार्टिकल, मतलब अविभाज्य कण। दूसरा केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा। तीसरा इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट में रहेगा। चौथा का ऑल ऑफ दीज। तो कुछ ने तो कह रखा है कि सर इसके अंदर डी आएगा, ठीक है। कुछ का कहना है इसके अंदर बी आएगा। बी आएगा तो क्या पहला वाला गलत है? पहला वाला गलत है। अगर गलत है तो डाल्टन गलत है या नहीं है? तो अब एक बात बताओ, आप में से कितनों को यह याद है कि मैंने कभी ऐसा बताया था आप लोगों को कि डाल्टन ने अपने एक्सपेरिमेंट 1808 में पूरे करे थे? बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, 1803 से स्टार्ट और 1808 में खत्म। मगर पता है क्या, एक घटना हुई 1897 में, 1897। देखो 1808 से लेकर 1897 तक डाल्टन की थ्योरी पढ़ रहे थे और गलत पढ़ रहे थे। डाल्टन गलत था, और वो गलत क्यों था? क्योंकि 1897 में जे थॉमसन ने एक पार्टिकल खोज दिया था परमाणु के अंदर जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। क्या खोज दिया था? इलेक्ट्रॉन खोज दिया था। इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी 1897 में। तब पता चला एटम कैन बी डिविजिबल। पढ़ते हो ना, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। पढ़ते हो नहीं पढ़ते? त्याग दिया, इसका मतलब इसका डिवीजन हो गया, तभी तो आयन बना। इसका मतलब डाल्टन की थ्योरी गलत थी, ठीक है ना। डाल्टन की थ्योरी गलत थी। 1897 में डाल्टन की थ्योरी के अंदर संशोधन किए गए और फिर बताया गया कि एटम पदार्थ का वो सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा और कभी भी अकेला नहीं रहेगा, स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहता। इसका मतलब जितने लोगों को यह लग रहा था कि ए सही है, वो गलत है। जितने लोगों ने यह कहा कि ऑल ऑफ दीज आएगा, वो भी गलत है। सही उत्तर क्या है? बी। केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है और कभी भी स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहेगा, ठीक है ना। और एक चीज ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि परमाणु जो है वो नाभिकीय अभिक्रियाएं जो होती है उनके अंदर एटम जो होता है अपना स्टैंड चेंज करता है। तो उसमें आंसर लगा लो बी और नोट डाल के लिखो 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज के पश्चात 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज के पश्चात ज्ञात हुआ कि
परमाणु पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है। परमाणु पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तथा स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहता, स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहता। देखो, इससे पहले यह तो पता था कि परमाणु केमिकल रिएक्शन में भाग लेंगे, परमाणु केमिकल रिएक्शन में भाग लेंगे, मगर भाग कैसे लेंगे यह नहीं पता था। अब आपको पता चल रहा है कि हमने कहीं यह भी लिखा है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। डाल्टन ने बताई थी ये बात। डाल्टन का एक पॉइंट पढ़ो, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु या यौगिक बनाते हैं। अणु या यौगिक का मतलब रिएक्शन होना, ठीक है ना। मगर पहले स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करके रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है ना। और अब यहां पता भी चल गया भाई कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है और परमाणु के भी टुकड़े जो है वो संभव है। एटम कैन बी डिविजिबल, परमाणु जो है उसका विभाजन संभव है। तो परमाणु अविभाज्य कण नहीं है, ठीक है ना। परमाणु अविभाज्य कण नहीं है, और अविभाज्य नहीं है ये पता चला ना, उसी के बाद न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है उनकी खोज हुई थी, उसी के बाद न्यूक्लियर रिएक्शंस की खोज हुई थी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी 1896 में स्टार्ट किया था, 1899 में पता चली, 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, ठीक है। ये सारी चीजें अपने पास। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, चले आगे। चलो फिर नेक्स्ट टाइटल डालिएगा। परमाणु के अवपरमाण्विक कण। परमाणु के अवपरमाण्विक कण सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। देखो, परमाणु के अवपरमाण्विक कणों की अगर हम लोग बात करते हैं तो परमाणु के पास बहुत सारे अवपरमाण्विक कण हैं। कितने? बहुत सारे, है ना। अगर एक सिंपल आप लोगों से पूछा जाए कि कितने हैं, तो बहुत सारे, है ना। नहीं, फंडामेंटली 3 है, ठीक है। बेसिकली या मूल कण 3 है, मगर टोटल कितने हैं? टोटल अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सी बात याद रखना, किसी भी परमाणु के अंदर मोर देन 1256 1256 से ज्यादा कण होते हैं, ठीक है। मगर अपन को इतने पढ़ने नहीं है, क्योंकि वो क्वार्क कण होते हैं जो अपने काम के नहीं है। कुछ आप लोग पढ़ के आ चुके होंगे। जैसे अगर याद हो तो बता देता हूं, जब आप लोगों ने बीएससी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के अंदर मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ी होगी, गणितीय भौतिकी, तो उसके अंदर आप लोगों ने पार्टिकल्स ही पढ़े हुए होंगे। तो पार्टिकल्स उसके अंदर पढ़ाए जाते हैं। बाकी अपने यहाँ सिस्टम है कि 2 यूनिट होती है, वो 1 यूनिट होती है, उसका आधा पार्ट पढ़ लो तो पास हो जाओगे। तो अब वो डिपेंड करता है कि अपन ने कैसे पढ़ा है, ठीक है ना। चलो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम लोग बात करें तो फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने हैं? 3। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है,
इसके अलावा भी और पार्टिकल्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, ठीक है, एक होता है एंटी प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रिनो, और इसी के साथ जुड़ा हुआ होता है एंटी न्यूट्रिनो। एक हम लोग पढ़ेंगे मेसॉन, ठीक है। ये 5 पार्टिकल्स हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं। ये 5 अलग, और वो मूल तो पढ़ेंगे ही। अब इनमें पढ़ना क्या क्या है वो सुनो। पहली बात, खोज किसने की, है ना भाई, सबसे पहली बात तो ये खोज किसने की। दूसरा, चार्ज कैसा होता है। तीसरा, चार्ज कितना होता है। और चौथा, मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है। और इसके अलावा अगर कोई और स्पेशल फंक्शन हो तो। बाकी इन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर और कोई फंक्शन नहीं है। तो हम लोगों को खोज पढ़नी है, चार्ज पढ़ना है और मास पढ़ना है, ठीक है। चार्ज का नेचर जो है वो पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ चलो, तो देखो, सब एक टेबल बना देता हूं इन 4 के लिए, जिसमें अपना सब कुछ ये आ जाएगा। मगर पहले आप में से किसी किसी को एक छोटी सी कंफ्यूजन होगा, तो उस कंफ्यूजन को यहीं क्लियर कर लेना भाई, ठीक है। ये होता है ईटा पग नाचे। E4 होता है इलेक्ट्रॉन। ये होता है टॉमसन, जिसे हम लोग थॉमसन पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में इसको टॉमसन ही लिखा हुआ है, ठीक है। प से होता है प्रोटॉन, ग से होता है गोल्ड स्टीन। और किसी किसी को यह याद होगा कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, किसी को तो नहीं पता। हाँ, उसका रीजन क्या है बता देते हैं। जो प्रोटॉन के लिए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था ना, रदरफोर्ड उस एक्सपेरिमेंट को बीच में छोड़ के चला गया था। दूसरी बात, जो रदरफोर्ड है उसने प्रोटॉन का नाम दिया है, ना कि खोज की है, ठीक है। 2 कंफ्यूजन के कारण। और तीसरा बता देता हूं, इन दोनों का पहला नाम सेम है, अर्नेस्ट गोल्डस्टीन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड। एक ये भी कारण है इनकी कंफ्यूजन का। तो अब हमेशा याद रखना कि गोल्डस्टीन ने, न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। हाँ, तो ये आप लोगों को याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर अपने को। अब अपन क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसमें एक तरफ तो लिखेंगे पार्टिकल्स, दूसरी तरफ लिखेंगे क्या प्रॉपर्टी है जिस पर अपन लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पार्टिकल में एक तो है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। किस किस चीज पर बात करेंगे भाई? पहले बात करेंगे खोजकर्ता पर, किसने डिस्कवर किया। तो इलेक्ट्रॉन को खोजा किसने? जे थॉमसन या टॉमसन, जो भी आप लोग कहो उसको, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर प्रोटॉन किसने खोजा? जी हां, अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की बात आती है तो उसे खोजा जेम्स चैडविक ने, ठीक है भाई। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे कि इनके ऊपर आवेश की प्रकृति कैसी होती है। आवेश तो हम क्या करते हैं, प्रकृति और मान एक साथ लिख दें। तो देखो, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वो भी क्या? कूलाम। मगर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये माइनस इसके मान का नहीं है, प्रकृति का है। माइनस इसके मान का नहीं है, वैल्यू का नहीं है, किसका है? नेचर का है, ठीक है। यहां होता है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और वो भी कूलाम, दोनों सेम है। यहां कितना होता है? उदासीन नेचर है। और चार्ज की वैल्यू कितनी है? 0, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो द्रव्यमान पर बात करेंगे। तो देखो, इसका द्रव्यमान मास,
इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, ठीक है। प्रोटॉन का होता है 1.6724 इंटू 10⁻⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का होता है 1.6794, ठीक है, आगे 2 1 चलता रहता है, इंटू 10⁻⁻27। एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आता है, निम्न में से किन दो अवपरमाणविक कणों का द्रव्यमान लगभग बराबर है। लगभग बराबर, एग्जैक्ट बराबर नहीं, लगभग बराबर है, ठीक है ना। इसको एज इट इज नोट कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, इससे पहले तो वही था ना कि मूल 3 कण होते हैं, बाकी वाले तो फिर वो अपन पढ़ेंगे ही सारे। छोटा सा काम करते रहना भाई, जो पढ़ाया जाए उसको घर पर जाकर, रूम पर जाकर, हॉस्टल में जाकर जरूर पढ़ना, बस इतना सा काम करना, ठीक है। कंफ्यूजन हो तो नेक्स्ट डे ले आना, बाकी रहेगी तो नहीं कोई। चले भाई, कहां जाओगे, कहां जाओगे, टाइम हो गया तो घर पर। आपको पता नहीं है वो बात कि हमें क्या पता किधर जाना है, जब तक पता चलेगा तब तक तो गुजर जाना है। मंजिलें कहती है भटकते रहिए, और तुम कहते हो तुम्हें घर जाना है। अरे बस ये कौन है? स्पेशल टैलेंट मत दिखाओ भाई। चलिए, तो ये पार्टिकल्स हैं अपने, ठीक है ना, 3। इसके बाद 5 पार्टिकल्स और हैं जिनको 4 रूपों में हम लोग पढ़ेंगे, और वो बात करेंगे अगली क्लास में। राधे राधे।